हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, महासागरीय धाराओं से संबंधित आज हम ये टॉपिक लेकर आए हैं। एनसीईआरटी आधारित और मानचित्र आधारित यह आपकी क्लास रहने वाली है। शानदार ट्रिक के माध्यम से मैं आपको गर्म एवं ठंडी जलधारा आपको मैं समझाऊंगा फ्रेंड्स। और ट्रिक ऐसी है कि एक बार देखने से आपको याद हो जाएगी, लेकिन उससे पहले हम इस धाराओं को मानचित्र के माध्यम से देखेंगे, जिससे आपको ये आसानी से याद हो जाएगी। रीट भर्ती एसएसटी में ये सीधा ये टॉपिक शामिल है, इसलिए जो रीट का विद्यार्थी है जरूर हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेंड्स कि महासागर होता क्या है, महासागरीय धाराएं क्या होती है। महासागरों के जल का एक निश्चित दिशा में गति करना महासागरीय कहलाता है, महासागरीय धारा कहलाता है। इस प्रकार से ये समुद्र है और इसकी एक निश्चित दिशा में अगर ये जल प्रवाह कर रहा है, गति कर रहा है, तो इसी को ही महासागरीय धारा हम कहते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ समझ सकते हो कि यह आपका महासागर है और ये एक निश्चित दिशा में गति कर रहा है। इस निश्चित दिशा में गति करना ही महासागरीय धारा कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको याद रखना है कि पृथ्वी आपकी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन करती है, यानी इस प्रकार से आपकी पृथ्वी घूर्णन करती है। लेकिन फ्रेंड्स, आपका जो महासागरीय धाराएं है ये विपरीत दिशा में करती है, यानी ये पूर्व से पश्चिम की तरफ गति करती है। ये आपको पता होना चाहिए। आगे मैं आपको समझाऊंगा शानदार तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं है। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारक क्या क्या है, यानी महासागरीय धाराएं उत्पत्ति किन कारणों से होती है, ये हम आपको समझाएंगे। पृथ्वी के परिभ्रमण से संबंधित कारक यानी कोरियोलिस बल से संबंधित महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। एक मेन स्पाइरल का नियम, तापमान में भिन्नता, लवणता में भिन्नता, घनत्व में भिन्नता, ये सभी महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारक है। याद रखना है, कई बार आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाता है कि निम्नलिखित में से महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का कारक नहीं है। 3 ऑप्शन आपको यहाँ से प्राप्त होंगे, एक ऑप्शन आपको अलग मिलेगा और वही आपका राइट आंसर होने वाला है। वायुदाब एवं पवने ये भी महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का एक कारक है। वाष्पीकरण एवं वर्षा ये भी एक कारक है। कुछ डिटेल से इन बिंदुओं पर हम बात करेंगे। उन बिंदुओं में आपका शामिल है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल का नामकरण प्रसिद्ध वैज्ञानिक जी कोरियोलिस के द्वारा किया गया था। कोरियोलिस बल कोई बल नहीं है, बल्कि पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण विक्षेपण बल उत्पन्न होता है, इसे ही कोरियोलिस बल कहा जाता है। मैंने 2 से 4 टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं और वहाँ पर मैंने समझाया था आपको कोरियोलिस बल के बारे में। आपको मात्र यहाँ यही याद रखना है कि कोरियोलिस बल की उत्पत्ति किस कारण होती है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। कोरियोलिस बल सर्वाधिक ध्रुवों पर होता है और न्यूनतम भूमध्य रेखा पर पाया जाता है। तापमान में भिन्नता के कारण भी आपकी महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। तापक्रम में भिन्नता, पृथ्वी पर सूर्य ताप का वितरण असमान पाया जाता है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में सूर्य की किरणें लंबवत चमकने के कारण तापमान अधिक रहता है। इन क्षेत्रों में जल का तापमान बढ़ने से जल का घनत्व कम हो जाता है। इसके विपरीत ध्रुवीय प्रदेशों में तापमान कम होने से जल ठंडा एवं घनत्व अधिक होता है। मैं आपको ये समझाने वाला हूँ मानचित्र के माध्यम से। तापमान की इस विषमता को कम करने के लिए गर्म जल समुद्री सतह पर ठंडे जल की ओर, ठंडा जल भारी होने के कारण सतह से नीचे गर्म जल की ओर प्रभावित होता है। इसी के फलस्वरूप आपका जो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है, जैसे ध्रुवीय प्रदेश से आने वाली लेब्राडोर की ठंडी धारा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी किनारे पर न्यूफाउंडलैंड द्वीप के पास भूमध्य रेखीय प्रदेशों से आने वाली गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा मिल जाती है। आपको मैं समझाऊंगा इस मानचित्र के माध्यम से। ये आपका सूर्य है, ये आपकी पृथ्वी है, और 1 मिनट, ये आपकी भूमध्य रेखा है और ये आपका सूर्य है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से इसकी जो लंबवत किरणें है, सीधी किरणें है, आपकी भूमध्य रेखा पर पड़ती है। इस कारण यहाँ का तापमान अधिक होता है। और ध्रुवीय प्रदेश यह है, यहाँ पर आपकी सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती है, तिरछी पड़ती है। इस कारण यहाँ का तापमान कम है और यहाँ बर्फ पाई जाती है। इस कारण यहाँ से जो आने वाली धारा है वो ठंडी है, और जो भूमध्य रेखा से धारा की उत्पत्ति होती है वो गर्म धारा की उत्पत्ति होती है। यहीं से आपको समझ लेना है। आगे मैं आपको जब धाराओं के से संबंधित बताऊंगा तो आपको ये याद रखना है कि भूमध्य रेखा से गर्म जल धारा की उत्पत्ति होती है। क्यों होती है? क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें आपकी भूमध्य रेखा पर पड़ती है, इस कारण यहाँ तापमान अधिक होता है। फिर मैं आपको धाराओं से संबंधित बताऊंगा। तो ध्रुवों में ये ठंडी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि तापमान कम पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं।
जो आपकी अंटार्कटिक महासागर की जो धाराएं हैं, उत्तरी अंटार्कटिक महासागर की देखेंगे, फिर हम दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर की धाराएं देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे गर्म जलधारा। उत्तर विषुवतीय जलधारा ये गर्म जलधारा है, आगे मैं बताऊंगा। एंटिलीज की धारा और फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा, गिनी की धारा और नॉर्वे की धारा, ये सभी गर्म धाराएं हैं फ्रेंड्स, ये आपको याद रखनी है। इरमिंगर की धारा और रेनेल की धारा। ठंडी जलधारा में हम देखेंगे लेब्राडोर की धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा और केनारी की धारा, ये आपको याद रखना है। मैं ट्रिक के माध्यम से आगे बताऊंगा, उससे पहले हम आपको मानचित्र के माध्यम से समझाएंगे, क्योंकि जो दोस्त एक बार मानचित्र में समझ लेता है उनको फिर ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है फ्रेंड्स। संसार का महाद्वीप है ये मानचित्र, और आपके सामने उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया वाला भाग दिख रहा होगा आपको। और जो इस प्रकार से इस आकार का जो ये आपका महासागर है, इस महासागर को हम कहते हैं अंटार्कटिक महासागर। फिर यहाँ से एक रेखा गुजरती है, इस रेखा को हम कहते हैं भूमध्य की रेखा फ्रेंड्स। जो ये उत्तर वाला हो जाएगा इसको हम उत्तरी अंटार्कटिक महासागर कहेंगे, और जो दक्षिण वाले भाग को हम कहेंगे दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर। आपको यहीं से ये धारा निकलेगी और एक एक धारा में आपको बताऊंगा शानदार तरीके से फ्रेंड्स। ये मैप है अपना। अब सबसे पहले हम देखेंगे उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म धारा, यानी मैं समझा रहा हूँ आपको उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में जितनी भी धाराएं हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये आपको तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, इसमें आपको टेंशन लेने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो उत्तरी अंटार्कटिक महासागर के हम ये धारा देखेंगे, और जो फर्स्ट धारा होती है उस धारा का नाम है उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म धारा। एक बार इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। विषुवत रेखीय गर्म धारा, इस धारा का उल्लेख सर्वप्रथम फिंडले ने 1853 में किया था। ये जो धारा है आपकी 5 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य भूमध्य रेखा के समीप प्रभावित होती है। इस प्रकार से आपकी ये पृथ्वी है और यह आपकी भूमध्य रेखा, और यहाँ आपकी 5 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के मध्य ये धारा प्रभावित होती है। ये धारा पूर्व में अफ्रीका के तट से पश्चिम द्वीप की समूह तक बहती है। इसकी एक शाखा पश्चिमी द्वीप समूह के उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने पर एंटिलीज की धारा के नाम से जानी जाती है फ्रेंड्स। एंटिलीज की धारा आपको याद रखनी है, यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है आपका। दूसरी शाखा आपकी कैरेबियन सागर में कैरेबियन धारा के नाम से प्रभावित होती है। अब आपको मैं समझाऊंगा इस मानचित्र के माध्यम से। यह मानचित्र हमने ले लिया है फ्रेंड्स। अभी मैंने आपको महाद्वीपों वाला आपको मानचित्र दिखाया था और मुझे विश्वास है वो आपको याद भी हो गया होगा। ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, और ये आपका अफ्रीका है, यूरोप वाला क्षेत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको याद रखनी है, इस प्रकार से आपकी ये भूमध्य रेखा है। ठीक है फ्रेंड्स, इस भूमध्य रेखा से इस प्रकार से जो अफ्रीका का तट है, इस प्रकार से आपकी रेखा ये चलती है, धारा चलती है। इस प्रकार से एक धारा इधर चलती है। जो ये उत्तरी वाला है, इस भाग को हम उत्तरी अंटार्कटिक महासागर के नाम से जानते हैं, और इस भाग को हम दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर के नाम से जानते हैं। जो इसके पास जो ये धारा चल रही है, इन धाराओं को हम कहते हैं फ्रेंड्स उत्तरी विषुवतीय धारा, और जो ये नीचे की धारा है, इन धाराओं को हम कहते हैं दक्षिणी विषुवतीय धारा। ये दोनों ही गर्म धारा है, ये आपको मालूम है। ये क्या है? गर्म धारा। विषुवतीय नाम क्यों रखा गया? क्योंकि विषुवत रेखा के समीप चलती है, इस कारण इसको विषुवतीय धारा कहा गया है। विषुवतीय धारा यानी इस रेखा से जो भी आपकी धाराएं निकलेगी वो गर्म धारा निकलेगी, और जो ध्रुवों की ओर से आएगी, यानी इधर से इस प्रकार से आएगी या यहाँ से इस प्रकार से आएगी, वो धारा ठंडी होगी, और जो ध्रुवों से जाएगी वो गर्म धारा होगी। अब हम आपको समझाते हैं। इस प्रकार से एक धारा कौन सी हो गई आपकी? उत्तर, यानी उत्तर विषुवतीय गर्म जल धारा। फिर ये इस प्रकार से आपकी जाती है। तो फिर फ्रेंड्स एंटिलीज की धारा का निर्माण यहाँ पर होता है। एंटिलीज की धारा का निर्माण, एक धारा ऊपर की तरफ चली जाती है और एक धारा आपकी इस प्रकार से चली जाती है। जो यहाँ इस क्षेत्र है, यह क्षेत्र, यहाँ पर एक कैरिबियन सागर है, वहाँ ये चली जाती है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? यहाँ पर लिखा हुआ है कैरिबियन सागर में कैरिबियन धारा के नाम से एक धारा बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस प्रकार से जब एक धारा आपकी कौन सी हो गई है?
आपकी हो गई है उत्तर विषुवतीय धारा गर्म जल की धारा है। उसके बाद में एक एंटिलिज की धारा का निर्माण होता है। क्यों एंटिलिज नाम क्यों रखा गया है? एंटिलिज नाम इसलिए रखा गया है, यहाँ अमेरिका स्थित है और एक प्रांत का नाम एंटिलिज है और अमेरिका के ही तट से ये एंटिलिज धारा का नाम बना है। फिर एक धारा यहाँ पर आ जाती है और इस धारा को हम कहते हैं फ्रेंड्स कैरिबियन की जल धारा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, एक एक मैं आपको बताऊंगा तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उत्तर विषुवतीय रेखीय गर्म जल की धारा। अब फ्लोरिडा की जल धारा हम देखने वाले हैं। फ्लोरिडा की धारा है कैरिबियन धारा का विस्तार ही है, यानी यहाँ जो आपका ये है, यहाँ पर आपकी कैरिबियन सागर है, वहीं से कैरिबियन धारा का निर्माण होता है जो कि युकाटन चैनल से होकर मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करता है। इसका विस्तार उत्तरी अमेरिका के हैटरस द्वीप तक होता है। फ्लोरिडा की जल धारा इस प्रकार से फिर आपकी यह धारा निकलकर इस प्रकार से चली जाती है। तो फ्लोरिडा की जल धारा का नाम फ्लोरिडा क्यों रखा गया है? क्योंकि ये अमेरिका का एक प्रांत है। इस कारण ये अमेरिका के जो तट है, ये अमेरिका यहाँ स्थित है और उसके तट के किनारे से ये धारा इस प्रकार से जाती है, इसलिए फ्रेंड्स इसको फ्लोरिडा की धारा कहते हैं। ये सभी मैं आपको गर्म धारा बता रहा हूँ उत्तरी अंटार्कटिक महासागर की, तो ये आपको याद रखना है। कौन सी धारा है? ये आपकी गर्म जल धारा है उत्तरी अंटार्कटिक महासागर की। तो हमने कौन कौन सी धारा हमने देखी, एक बार हम यहाँ देख लेते हैं फ्रेंड्स। हमने सबसे पहले हमने देखी आपकी विषुवतीय जल धारा। विषुवतीय जल धारा का निर्माण क्यों हुआ? उत्तरी विषुवतीय जल धारा का निर्माण इसलिए हुआ क्योंकि भूमध्य रेखा से यह धारा चलती है। ये भूमध्य रेखा है, दो धारा हर सागर में चलेगी, यानी हर महासागर में। ये दो आपको आसानी से याद हो जाएगी। एक बार मैं समझा देता हूँ आपके, जो मैं आपको बताऊंगा आगे, एक हिंद महासागर आपका, एक अंटार्कटिक महासागर, एक प्रशांत महासागर, ये सभी में दो धारा तो आपकी चलेगी। कौन सी? उत्तर विषुवतीय गर्म जल धारा, दक्षिणी विषुवतीय गर्म जल धारा। तो ये तो आपको याद रखनी है और इस रेखा के कारण इनका नाम विषुवतीय रखा गया है। उसके बाद में जब यहाँ से टकरा जाती है, यहाँ द्वीप है और ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ द्वीप होने के कारण एक जलधारा आपकी नीचे की ओर और एक जलधारा आपकी ऊपर की तरफ चली जाती है। फिर यहाँ भी एक द्वीप है, इस कारण एक जलधारा इस प्रकार से आ जाती है और एक जलधारा आपकी इस प्रकार से चली जाती है। तो हमने फ्लोरिडा की जलधारा हमने आपको बता दिया है। अब उसके बाद में चलते हैं और देखते हैं गल्फ स्ट्रीम की जलधारा हम देखेंगे फ्रेंड्स। गल्फ स्ट्रीम फ्लोरिडा की धारा तथा एंटिलिज की धारा के सम्मिलित रूप से आगे बढ़ती है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी धारा का निर्माण दो धाराओं के मिलने से होता है, तो गल्फ स्ट्रीम की जो जल धारा है, यहाँ इसको गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है, इसका एक तो जो फ्लोरिडा की जो जल धारा है उससे, फ्लोरिडा की जल धारा से, और एक एंटिलिज की जल धारा से, दोनों से मिलकर इस का निर्माण होता है। फ्लोरिडा से निकलने के बाद में आपकी इस प्रकार से ये गल्फ स्ट्रीम की धारा है और उसके बाद में एक धारा आती है। इसकी खोज किसने की है देख लेते हैं। गल्फ स्ट्रीम धारा की खोज सर्वप्रथम पोस्ट डी लियोन ने 1513 ईस्वी में की है। तो मानचित्र के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ, ट्रिक आगे है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको धारा ही याद करनी है तो उस ट्रिक के माध्यम से आप कर सकते हो और एक बार समझ लेते तो आपको आसानी से ये याद हो जाती। तो उसके बाद में एक लेब्राडोर की जल धारा आती है आपकी इस प्रकार से। अब एक चीज़ बताइए, आपका जो ये किस प्रकार से आ रही है? इस प्रकार से। तो इस प्रकार से कहाँ से आ रही है? ये आ रही है ध्रुवों से। कहाँ से आ रही है? ध्रुवों से आ रही है। तो कौन सी जल धारा होगी? ये ठंडी जल धारा होगी। कौन सी होगी? ठंडी जल धारा होगी। मैंने पहले ही कहा था कि भूमध्य रेखा से उठने वाली जो धारा होती है वो गर्म जल धारा होती है, ध्रुवों से आने वाली धारा ठंडी जल धारा होती है। क्यों होती है? मैंने बताया था, तापमान के कारण। सूर्य का सीधा तापमान आपके भूमध्य रेखा पर पड़ता है और तिरछा तापमान आपके ध्रुवों पर पड़ता है, इस कारण इन का निर्माण होता है फ्रेंड्स। गल्फ स्ट्रीम के बाद में हम देखेंगे नॉर्वे की धारा हम देखते हैं फ्रेंड्स। नॉर्वे की धारा भी कई बार आ जाती है। नॉर्वे की धारा गर्म जल धारा है, उत्तरी अंटार्कटिक महाप्रवाह की उत्तरी शाखा जो नॉर्वे तट के किनारे चलती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको इस प्रकार से याद रखनी है। उसके बाद में एक बार ये देख लेते हैं इरमिंगर की धारा, ये भी एक गर्म है और ये भी उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह के उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली शाखा है जो इरमिंगर के नाम से आइसलैंड के दक्षिण तक चली जाती है। एक देखेंगे हम रेनेल की धारा, ये उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह के पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली शाखा है जो उत्तरी शाखा की अपेक्षा अधिक गर्म होती है। रेनेल के नाम से स्पेन तथा फ्रांस के उत्तरी तटों तक प्रभावित होती हुई बिस्के की खाड़ी तक जाती है।
अब हम यहाँ से देखेंगे फ्रेंड्स, एक ठंडी जलधारा है लेब्राडोर की जलधारा। लेब्राडोर की जलधारा आपकी ठंडी जलधारा है, और गल्फ स्ट्रीम की जलधारा और फ्लोरिडा की जलधारा यहाँ पर निर्माण हो जाता है। इसलिए यहाँ एक मत्स्य पालन का एक झील टाइप में बन जाती है, वहाँ पर मत्स्य पालन किया जाता है। गर्म व ठंडी जलधाराओं के मिलने से न्यू फाउंडलैंड के आसपास घना कोहरा छा जाता है। ये अवस्था आपकी मत्स्य उद्योग के लिए आदर्श होती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में मैं आपको एक बार समझाना चाहता हूं कि एक उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह क्षेत्र होता है। इस प्रकार से एक मैप ले लेते हैं हम अलग से, यहां ले लेते हैं एक उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह। इससे आपकी 3 धाराओं का निर्माण होता है। एक धारा आपकी है नॉर्वे की धारा, एक आपकी इरमिंगर की धारा हो जाती है, एक धारा आपकी रेनेल की धारा हो जाती है, रेनेल। अब मैं आपको इस मानचित्र के माध्यम से समझाऊंगा। यहां उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह क्षेत्र पाया जाता है। फिर यहां से एक धारा आपकी नॉर्वे की तरफ चली जाती है। इस प्रकार से एक धारा आपकी इरमिंगर की धारा इधर चली जाती है, और इरमिंगर की धारा आइसलैंड के पास पाई जाती है, और नॉर्वे की धारा आपको मालूम है नॉर्वे के आसपास पाई जाती है, और रेनेल की धारा आपकी इस प्रकार से पाई जाती है। तो ये आपकी धाराओं से संबंधित मैंने आपको बताया है। अब हम देखेंगे गिन्नी की धारा भी हम देखेंगे, और ये आपकी गर्म धारा है। इसको हम बोलते हैं प्रति विषुवत रेखीय धारा या गिन्नी की धारा। विषुवत रेखीय गर्म जल प्रवाह ब्राजील के तट से टकराकर पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण विपरीत दिशा में प्रभावित होकर गिन्नी की खाड़ी में चला जाता है। यहाँ इसे गिन्नी की धारा कहते हैं। ये मंद, कमजोर तथा मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली गर्म जल धारा है। और कहाँ पाई जाती है? उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में ही पाई जाती है। यह भी आपको याद ही रखना है फ्रेंड्स। अब बात करेंगे लेब्राडोर की जलधारा। मानचित्र के माध्यम से हम समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। तो हमने क्या देखा? गर्म जलधारा हमने देख लिया है, गर्म जलधारा उत्तरी अंटार्कटिक महासागर की। ट्रिक के माध्यम से मैं समझा दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। लेब्राडोर की ठंडी धारा, ये धारा उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में प्रभावित होने वाली ठंडी जलधारा है। 50 डिग्री देशांतर के पूर्व में गल्फ स्ट्रीम धारा से मिल जाती है। गर्म व ठंडी जलधारा के मिलने से न्यू फाउंडलैंड के आसपास घना कोहरा छा जाता है। ये अवस्था मत्स्य पालन के लिए आदर्श होती है। इस प्रकार से मैं आपको समझाता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ से आपकी गल्फ स्ट्रीम की जलधारा जा रही है, और यहाँ से आपकी एंटीलीज की जलधारा और फ्लोरिडा की जलधारा यहाँ दोनों मिल जाती है, और उनकी तीव्र गति हो जाती है। इनको रोकने के लिए ऊपर से यानी ध्रुवों की ओर से एक लेब्राडोर की जलधारा आती है, और यहाँ दोनों का मिलन हो जाता है और न्यू फाउंडलैंड के आसपास होता है। और वहाँ पर जब गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा का एक जगह अगर दोनों मिल जाते हैं तो वहाँ मत्स्य पालन किया जाता है, और मत्स्य पालन होता है वहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद हो गया होगा। अब देखेंगे हम पूर्वी ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा। पूर्वी ग्रीनलैंड ये ध्रुवीय प्रदेश से प्रारंभ होकर दक्षिणी की ओर ग्रीनलैंड के पूर्वी किनारे पर प्रभावित होने वाली ठंडी जलधारा है, जो आगे डेनमार्क जल डमरू मध्य में होकर अंटार्कटिक महासागर में न्यू फाउंडलैंड से पूर्व ही लेब्राडोर की ठंडी धारा में मिल जाती है। इस प्रकार से मैप के माध्यम से समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है आपको। यहां से आपकी जो धारा मैंने बताया है आपको पूर्वी ग्रीनलैंड की, तो यह आपका ग्रीनलैंड वाला प्रदेश है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां से एक धारा का निर्माण होता है, और उसको हम बोलते हैं पूर्वी ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ध्रुवों की तरफ से आ रही है, और ये लेब्राडोर में मिल जाती है, और इधर से फ्लोरिडा और गल्फ स्ट्रीम चारों का मिलन यहाँ हो जाता है, और फिर यहाँ मत्स्य पालन का एक आदर्श क्षेत्र यानी उद्योग होता है। यहाँ मत्स्य पाई जाती है अधिक मात्रा में। अब हम देखेंगे केनारी की धारा, और यह भी ठंडी जलधारा है। यह उत्तरी अफ्रीका के पश्चिम तट पर प्रभावित होने वाली ठंडी धारा है। यह धारा उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह का दक्षिणी विस्तार है, जो स्पेन तट से मुड़कर दक्षिण की ओर केनारी द्वीप से होकर उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सारे आगे बढ़ती है। तो केनारी की जलधारा आपके सामने ये रहा, और यह आपका अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। और इसका जो पश्चिमी तट है, यह इस प्रकार से यह आपकी धारा चलती है, और इस प्रकार से यह कौन सी जल धारा है? ठंडी जल धारा है फ्रेंड्स। मैं ट्रिक बनाया हूँ, उस शानदार तरीके से समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है आपको तो, लेकिन एक बार मैप के माध्यम से आपको समझना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर मैं आपको एक बार यहाँ और समझा देता हूँ फटाफट, जिससे आपको आसानी से ये याद हो जाएगी। यहाँ भूमध्य रेखा से 2
जलधाराओं का निर्माण होता है। एक आपकी दक्षिण की तरफ चली जाती है और एक आपकी महाद्वीप से टकराने के बाद में उत्तरी अमेरिका की तरफ चली जाती है। फिर यहाँ पर भी महाद्वीप है, एक इधर चली जाती है और एक इधर चली जाती है। इस वाली को हम कहेंगे एंटिलीज की धारा। और यहाँ एक कैरेबियन सागर है, वहाँ पर कैरेबियन धारा का निर्माण होता है। उसके बाद में ये धारा इस प्रकार से चली जाती है। यहाँ अमेरिका है, अमेरिका का एक स्थान है जिसे हम फ्लोरिडा बोलते हैं, फ्लोरिडा की जलधारा का निर्माण होता है। फिर ये दोनों मिलने के बाद में ये इस प्रकार से गल्फ स्ट्रीम की जलधारा कहलाती है। और इस प्रकार से फिर यहाँ से एक जलधारा आती है जिसे हम लेब्राडोर की जलधारा कहते हैं। और इस प्रकार से यहाँ एक न्यू फाउंडलैंड का निर्माण होता है, मत्स्य संघ के लिए वो उचित स्थान होता है। फिर उसके बाद में ग्रीनलैंड के किनारे, पूर्वी किनारे एक जलधारा का निर्माण होता है। ये सभी कौन सी है, एक बार मैं पेन के माध्यम से अलग बता देता हूँ। ये आपकी लेब्राडोर की जलधारा है और ध्रुवों की तरफ से आ रही है। यहाँ ग्रीनलैंड है ये, और यहाँ पूर्वी तट से ग्रीनलैंड की एक और धारा आ रही है और ये आपकी लेब्राडोर में मिल जाती है। इस प्रकार से ये जो क्षेत्र है ये आपका मत्स्य संघ के लिए एक आदर्श क्षेत्र है फ्रेंड्स। उसके बाद में आपकी जो यहाँ से एक धारा निकलती है, एक तो नॉर्वे की तरफ चली जाती है और एक आपकी इरमिंगर की धारा है, वो भी इधर चली जाती है आइसलैंड की तरफ। और एक रेनेल की धारा है, वो आपकी इस प्रकार से रहती है। और एक केनारी की धारा है यहाँ इस प्रकार से। केनारी की धारा कहाँ पाई जाती है, अफ्रीका के पश्चिमी तट में पाई जाती है। तो ये आपका हो गया है फ्रेंड्स। अब हम आपको बताएंगे दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं, और मानचित्र के माध्यम से ही आपको समझाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अटलांटिक महासागर की धाराएं तो आपको याद हो गया होगा। और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि ये जो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज धारा चलती है, इस प्रकार से ये धारा ऐसे चलती चलती वापस इस प्रकार से आ जाती है। तो ये घड़ी की दिशा में चलती है, और जो यहाँ धारा है ये विपरीत दिशा में चलती है, एंटी क्लॉकवाइज चलती है इस प्रकार से। ये याद रखना है बस आपको। ये घड़ी की दिशा यानी क्लॉकवाइज चलती है और ये एंटी क्लॉकवाइज चलती है, ये आपको याद रखना है। और देख लेते हैं आगे फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ज़्यादा धारा नहीं है, इस में आपकी 4 से 5 धाराएं ही सम्मिलित है। हम देखेंगे सबसे पहले हमने आपको समझाया था, यह आपकी रेखा है, विषुवत रेखा। एक आपकी इस प्रकार से चली जाती है और एक प्रकार से आपकी इस प्रकार से नीचे आ जाती है। क्यों आती है, क्योंकि द्वीप आ जाते हैं सामने और टकरा के ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। इस रेखा को आप बोलते हैं उत्तरी विषुवतीय गर्म जलधारा। इसको हम बोलते हैं दक्षिणी विषुवतीय गर्म जलधारा। तो हम एक गर्म जलधारा तो आपकी कौन सी हो गई है, दक्षिणी विषुवतीय गर्म जलधारा। यहाँ हम बता देते हैं आपको, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में आपको याद रखना है, एक तो कौन सी हो गई, दक्षिणी विषुवतीय गर्म जलधारा। उसके बाद में ये ब्राजील का तट आ जाता है, आपको मालूम है ये ब्राजील वाला तट आ जाता है। और ये एक गर्म जलधारा है ब्राजील की, तो एक हो जाएगी आपकी ब्राजील की धारा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में आपकी जो ठंडी जलधारा है वो भी हम आपको बता देते हैं, कहीं 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका। एक तो यहाँ पर आपका बेंगुला की धारा है, एक ठंडी जलधारा है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। और एक यहाँ आपका निर्माण होता है कौन सी धारा का, फोकलैंड की जलधारा का निर्माण होता है फ्रेंड्स। तो हम आपको यहाँ समझाएंगे ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि ज़्यादा धारा नहीं थी इस कारण मैंने आपको मैप पर ही समझा दिया है। तो आपका एक कौन सी जलधारा हो गई, आपकी एक जलधारा हो गई दक्षिणी विषुवतीय गर्म जलधारा। ठीक है फ्रेंड्स। एक आपकी ब्राजील की 2 हो गई, और ये कौन सी है, दोनों ही गर्म। और 2 ठंडी जलधारा है। 2 ठंडी कौन सी है, एक तो बेंगुला की जलधारा और एक आपकी फोकलैंड की जलधारा। तो 4 ही है, इसलिए मैंने आपको यही समझा दिया है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम आपको बताएंगे ट्रिक जो आपको आसानी से याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। और इतनी शानदार ट्रिक है फ्रेंड्स कि आप देखते ही बोलेंगे हाँ सर बहुत ही शानदार ट्रिक है, एक बार ही देखना पड़ेगा आपको। गरम एप विश्व में गिरी, यानी गरम एप विश्व में गिरी नारे इरू। एक भाई बोला है कि नारे इरू नहीं गिरा, लेकिन एक बोल रहा है कि गरम एप विश्व में गिरी। तो आपको याद रखना है, जैसे ही उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि गरम एप विश्व में गिरी नारे इरू। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसकी ट्रिक बता दें। गरम से आपकी गर्म जलधारा हो गई उत्तरी अटलांटिक महासागर की, आप और गज से आपका हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। क्या हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा हो जाएगा एक, और आपका ऐसे हो जाएगा एंटिलीज की धारा।
पैस से हो जाएगा आपकी फ्लोरिडा की जलधारा, और वी से हो जाएगा विषुवतीय धारा जो उत्तर में चलती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। और गी से गिनी की जलधारा हो जाएगा, और फिर आपका नाच से नार्वे की जलधारा हो जाएगा, रे से रेनेल की जलधारा हो जाएगी, इरू से इरमिंगर की जलधारा हो जाएगी। बताओ फ्रेंड्स कैसी ट्रिक है, शानदार ट्रिक है ना। कितनी धारा आपको याद हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इस ट्रिक के माध्यम से गर्म एप विश्व में गिरी नारे इरू, ये आपको याद रखना है। ये उत्तरी अंटार्कटिक महासागर की मैं बता रहा हूँ, उत्तरी अंटार्कटिक महासागर की बता रहा हूँ। अब हम उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में ठंडी जलधारा देखेंगे। उत्तरी अंटार्कटिक ठंडी जलधारा LKG। जैसे ही आपके सामने आ जाता है कि कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में गर्म और ठंडी जलधारा कौन सी है, तो गर्म वाली मैंने ट्रिक बता दिया है आपको। और अंटार्कटिका महासागर में हमने आपको ठंडी जलधारा के लिए बताया है LKG। एल यानी क्या हो जाएगा, लेब्राडोर की, और के यानी केनारी की जलधारा, और जी से पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा। ठीक है फ्रेंड्स, एल से क्या हो जाएगा, लेब्राडोर की धारा, के से केनारी की धारा, और जी से पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा। ये सभी उत्तरी अंटार्कटिक महासागर की कौन सी है, ठंडी जलधारा। अब बात करेंगे हम दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर। दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर की हम बात करेंगे तो आपको ट्रिक याद रखनी है। गर्म के लिए आपको याद रखनी है BV, और ठंडी के लिए आपको याद रखनी है BF। ये ट्रिक है, और मजाक में ही समझा करो, सीरियस कुछ लेना नहीं है, सीरियस से कुछ होने वाला भी नहीं है। तो बी से ब्राजील की धारा हो जाएगी, और वी से आपकी विषुवतीय धारा यानी दक्षिणी विषुवतीय धारा हो जाएगी। और ठंडी जल धारा हम देखेंगे, बी से बेंगुला की धारा हो जाएगी, एफ से आपकी फोकलैंड की जल धारा हो जाएगी। ये ठंडी जल धारा है, और ये दक्षिणी गोलार्ध की मैं बता रहा हूँ, आर्कटिक महासागर में, अंटार्कटिक महासागर में, सॉरी फ्रेंड्स, दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर की मैं बता रहा हूँ। यह आपकी गर्म जल धारा है, और यह आपकी ठंडी जल धारा है। तो ट्रिक कैसी लगी जरूर हमें कमेंट में बताना। अब हम बात करेंगे कि एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि सारगेसो सागर क्या है। तो सारगेसो सागर जैसे इस प्रकार से आपका एस आकार में आपका जो ये अंटार्कटिक महासागर है, यहीं एक सागर का निर्माण होता है। और किस प्रकार से होता है मैं आपको बता देता हूँ। जो पश्चिम में एंटीलिज की धारा है इस प्रकार से, यानी ये एंटीलिज की धारा हो गई, और गल्फ स्ट्रीम की धारा पश्चिम में एंटीलिज की धारा, और एक गल्फ स्ट्रीम की धारा इस प्रकार से है। और उत्तर में आपकी अटलांटिक प्रवाह है, मैंने बताया था आपको अटलांटिक प्रवाह है, ये आ गया। पूर्व में केनारी की है, यह आ गया केनारी की। दक्षिण में आपकी विषुवतीय धारा है, उत्तरी विषुवतीय। और ये जो बीच में जो सागर है, इस सागर को हम क्या कहते हैं, इस सागर को हम कहते हैं सारगेसो सागर। क्यों कहते हैं, गिरा हुआ चारों मेर से इन धाराओं से ये गिरा हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में प्रति चक्रवातीय प्रवाह क्रम पाया जाता है। इस क्षेत्र का जल शांत होता है, गतिहीन रहता है, तथा सारगेसम घास प्रचुर मात्रा में यहाँ पाई जाती है। इस कारण इसको सारगेसो सागर कहा जाता है। तो कैसा वीडियो लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताना। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स।